नमस्कार। आज फिर से गुरुवार हमारा मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी सेक्युलर लोकशाही आंदोलन की वीकली मीटिंग में आप सब लोगों का स्वागत है। लास्ट टाइम हमने क्लाइमेट चेंज को लेकर बात की थी, बहुत गंभीर विषय था और बहुत महत्वपूर्ण था। और आज भी एक ऐसा ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सीरियस इश्यू पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। गुजरात में प्रोहिबिशन पॉलिसी बहुत सालों से, गुजरात बना उससे पहले से है। जब बॉम्बे स्टेट था तब का 1949 का प्रोहिबिशन एक्ट है और गुजरात में प्रोहिबिशन एज अ सोशल वैल्यू हम बचपन में वो देख के बड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं, एक कानून बनाने के बाद एक उसके लिए सोशल एक्सेप्टेंस और सोशल एनवायरमेंट खड़ा करना, वो काम भी गुजरात गवर्नमेंट काफी साल तक ठीक से करती थी। हमें पूरा याद है कि स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें, होर्डिंग, सब कुछ नॉट ओनली ऑन 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन ही नहीं, पर नॉर्मल कोर्स में उसकी पब्लिसिटी काफी जोर शोर से होती थी। काफी जगह पे फोक लोर के रूप में लोगों के आगे पेश किया जाता था कि प्रोहिबिशन पॉलिसी के क्या फायदे हैं। काफी स्ट्रीट प्ले होते थे, जो हमारा भवाई का फॉर्म है गुजरात में, उसके फॉर्म में भी उसका प्रेजेंटेशन होता था। मतलब एक सोशल एनवायरमेंट खड़ा करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट काफी सक्रिय थी, ऐसा मुझे तो लगता है। फिर काफी सालों से गुजरात में, खास करके ये जब गुजरात का मार्केटिंग शुरू हुआ तब से उसको लेके डिफरेंट ओपिनियन पब्लिक डोमेन में आने लगे। हमारे वेरी इनफेमस विजय माल्या, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आए थे काफी साल पहले, और उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट करके सबको चौंका दिया था कि गुजरात में इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं होता है कि यहाँ प्रोहिबिशन का पॉलिसी है। फिर पूरा राज्य में उसका बहुत विरोध हुआ और सब लोग जानते हैं देश में कि गुजरात का इंडस्ट्रियल ग्रोथ कोई नई बात नहीं है। बिफोर वाइब्रेंट गुजरात भी था। गुजरात का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ग्रोथ का परसेंटेज था वो पूरे देश के परसेंटेज से डबल था। कहीं पे अहमदाबाद सिटी खुद जब 110 कॉटन मिल, 110 कॉटन मिल यहाँ चलती थी, जो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता था, तो यहाँ किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने नहीं बोला कि हमें ये रिलैक्सेशन दीजिए, वो कीजिए, हमारा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कम एक्सपर्टाइज चाहिए था गुजरात को या अहमदाबाद सिटी को? पर किसी ने उसको लेके कंप्लेंट नहीं किया, किसी ने रिलैक्सेशन नहीं मांगा। जब ये इनफेमस विजय माल्या जी ने बोला था IIM में, तब भी काफी हंगामा हुआ था और काफी वो टाइम मल्टीनेशनल कंपनीज के CEO आए थे। उनको मीडिया वालों ने पूछा था कि आपकी क्या राय है। वो बोले, देखिए हम जहाँ जाते हैं वो लैंड ऑफ द लॉ वी हैव टू ऑनर। हम लोग कोई रिलैक्सेशन की हमने कभी डिमांड नहीं किया है। अभी ऑल ऑफ अ सडन हमारी स्टेट गवर्नमेंट को एक गिफ्ट, नाम ही उसका गिफ्ट है, मतलब हमसे दूर है वो, हमारे लिए वो गिफ्ट नहीं है। वो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, उसका नाम भी अजीबोगरीब है, मतलब फाइनेंस को ही ये कर रहे हैं। उनका कोई इंडस्ट्री की बात नहीं है, वहां कोई बेसिक इंडस्ट्री है भी नहीं। वो एक फेल्ड प्रोजेक्ट है। हाँ, किसी का ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है, पर इट्स अ फेल्ड प्रोजेक्ट। उसको आर्टिफिशियल बूस्टअप करने के लिए गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि हम गिफ्ट सिटी में जो प्रोहिबिशन पॉलिसी है उसमें रिलैक्सेशन देंगे। मतलब ये डाइन एंड वाइन का ये प्रोविजन होगा और कुछ नहीं होगा। मतलब किसी को और नहीं उसका फायदा मिलेगा, वो लिमिटेड टू गिफ्ट सिटी होगा। और उसके अगले हफ्ते ही गिफ्ट सिटी में और गांवों को जोड़ने की बात हुई। इतने सारे बिल्डिंग बनेंगे, वो बनेगा, वो बनेगा, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ इतना ये होगा, उसकी बातें चल रही हैं। गुजरात में 3 करोड़ से ज्यादा लोग रेशन का अनाज खा रहे हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर सब लोग। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है सबको पता है कि गुजरात की क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये 3 करोड़ लोग रेशन का अनाज खा रहे हैं। वो समय पे ये प्रोहिबिशन पॉलिसी में रिलैक्सेशन देना वो कितना भयावह हो सकता है। खास करके हमें महिलाओं को और बच्चों को पूछा जाए, पर प्रॉब्लम क्या है, तो पेट्रियार्कल सोसाइटी, और पेट्रियार्कल सोसाइटी का माइंडसेट क्या है, जो पावर में बैठे जो तय करे वो ठीक है, सही है।
मतलब महिलाओं को क्या पूछना है, उनको तो अनामत दे देना है और एक टुकड़ा डाल देना है, वरना महिलाओं के हाल कैसे हैं। बहुत लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं प्रोहिबिशन पॉलिसी ऑन पेपर है, पर वो लोग नहीं जानते कि ऑफिशियली कहीं पे भी दुकान नहीं है। शायद पूरे देश में एक गुजरात ही ऐसा स्टेट है कि वहां ऑफिशियल कोई भी दुकान नहीं है, शॉप नहीं है। आप ऑफिशियली कोई भी चीज इसको खरीद नहीं, परमिट वाले और वो सब वो अलग है, उसका हमारा कोई उनसे ये नहीं है। पर प्रोहिबिशन पॉलिसी के कारण, और प्रोहिबिशन में सिर्फ दारू नहीं है, जो लोग जानते नहीं है और आर्ग्यूमेंट करते हैं, ये ड्रग्स को भी तो फिर अलाउ कर देना हम लोग, जो इतने सारे ड्रग्स पकड़े जाते हैं। हाँ, लार्जेस्ट ड्रग का कंसाइनमेंट जो हमारे वेरी इनफेमस अदानी पोर्ट से मिला था, मुंद्रा का, और उनको कुछ भी नहीं हुआ। और आते ही रहता है, ड्रग्स आते ही रहते हैं। सब दारू की बात करते तो इतने ड्रग्स कैसे पकड़ा जाता है? तो फिर दारू की सिर्फ बात नहीं है, ड्रग्स भी साथ में है, भूलिए नहीं। तो ये जो प्रोहिबिशन पॉलिसी है, कोई एंजॉयमेंट या किसी के एंजॉयमेंट राइट टू है, उस पे ये करने की बात नहीं है। ये हमारे यूथ को, हमारे महिलाओं को, हमारे बच्चों को बचाने की बात है। अल्कोहलिज्म एक डिजीज है, हम जानते हैं। उसके डी एडिक्शन सेंटर भी पहले बहुत सारे थे, हमारे कुछ साथी जो हैं वो उसमें काफी जोर शोर से जुड़े हुए भी हैं, पर अभी डी एडिक्शन सेंटर ही गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। उसकी पब्लिसिटी ही, प्रोहिबिशन पॉलिसी का फायदे की पब्लिसिटी ही बंद कर दिया है। सिर्फ 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्मदिन पे याद करेगी सरकार, याद आ जाएगा अचानक कि हमारे राज्य में पॉलिसी है और उसके कितने फायदे हैं। पर जो पहले उसका एक सोशल एनवायरमेंट खड़ा किया गया था थ्रू पब्लिसिटी एंड पब्लिक एजुकेशन, वो पूरा कब का हमने खो दिया है। तो सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलता है, उसका लिए सोशल एनवायरमेंट भी खड़ा करना पड़ता है। वो बात हम सब लोग ठीक से जानते हैं। तो आज ऐसे एक सीरियस इश्यू पे डिस्कशन के लिए हमारे साथी है, वो तो हमारे वरिष्ठ साथी है, जाने माने जर्नलिस्ट भी है, और खास करके ग्राम गर्जना करके वो रूरल जर्नलिज्म में उनका बहुत एक्सपर्टाइज है और उनका कंसर्न भी है। तो इसलिए आज हमारे साथ आए मणिलाल भाई पटेल। वो हमारे जाने माने अखबार में कॉलमिस्ट भी है और बहुत शॉर्ट नोटिस में उन्होंने हाँ बोला ये डिस्कशन के लिए। उनका धन्यवाद करते हुए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मणिलाल भाई को आज की बात रखने के लिए। જે મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થવી જોઈએ એ નથી થતી, અને એનું આ જે પરિણામ છે હું એ જોઉં છું કે સરકાર એક ટેસ્ટ કરવા માગતી એવું મને લાગે છે, હું માનું છું કે કેટલો વિરોધ થાય છે, એક ગિફ્ટથી કેટલો વિરોધ થાય છે એ આપણે જોઈએ એમ। પછી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીમાં જઈએ, ડાયમંડ બુર્સમાં જઈએ, તમે જો એ દિવસના 2 રાજ્ય સરકારના મંત્રીઓના નિવેદનો, એક એમ કહ્યું મને ખબર નથી આ ગિફ્ટમાં છૂટ આપીએ, બીજા એમ કહ્યું કે હવે જોઈશું આના પછી બીજા પણ કેટલાક સ્થળો વિશે તમે પૂછો છો એની વિચારણા કરીશું। એટલે એ 2 નિવેદનો પરથી આપણને એમ લાગે कि ये लोग का आगे का रास्ता क्या है, उनकी आगे की पॉलिसी क्या है, वो हम समझ सकते हैं। आपने कहा कि आप वीटी में गए थे, 2-3-4 साल में पहले मैं भी गया था। वो लोग सर्वे करवाते हैं कि गिफ्ट सिटी में दी गई हुई छूट सही है कि नहीं है, उनका क्वेश्चन ये था। पाठकों को सर्वे करते हैं, दर्शकों का। उन्होंने 80% लोगों ने कहा कि नहीं ये सही है। मैं बता रहा हूँ जो वास्तविकता है। 20% लोगों ने कहा कि नहीं ये गलत है। उन्होंने जो एंकर था उन्होंने रिजल्ट भी बताया। मुझे लगता है कि ऐसा क्यों हुआ। मैं गांधी जी की बात नहीं करता हूँ, सब लोग जानते हैं, सही पड़ता हूँ, लेकिन पीने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई है, उनका बहुमत हो गया है। छूटछाट देने वाले का ऐसा हमें लगता है कि 135 करोड़ में कुछ ज़्यादा तक लोग नहीं पीते हैं, लेकिन जिनका आवाज़ प्रबल है वो लोग ऐसा अपना आवाज़, अपना लघुमती आवाज़ है, फिर भी ऐसे बहुमत आवाज़ पर ठोप दे, और मीडिया के ज़रिए, सरकार के ज़रिए कि भी नहीं ये लोग चाहते हैं, लोग चाहते हैं। उनकी दलील क्या है? मैंने कहा एक बात उनकी ये है कि ये प्रोहिबिशन क्यों लगाया जा रहा है।
प्रजा को तो कोई उनसे फ़ायदा है ही नहीं, सरकार तो आमदनी चली जा रही है। और जो फ़ायदा हो रहा है वो 3 लोगों को हो रहा है। एक लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स रूलिंग पार्टी में हैं, दूसरा जो दारू बेचने वाले, दारू का धंधा करने वाले, शराब ये, और तीसरा पुलिस तंत्र, पुलिस, नेता और दारू वाले। तो ये सब जो उनको फ़ायदा होता है 3 लोगों को ही होता है। लोगों के मगज में ये बात घुसाई जा रही है कि और किसी को तो दारूबंदी का फ़ायदा है ही नहीं, ये लोगों को ही फ़ायदा है। मुझे एक वीडियो बताया, बड़ौदा का था कि शहर का, मैं याद कि जो लोग दारू की बिक्री कर रहे थे वो लोग प्रोहिबिशन के खिलाफ झंडा लेके निकले थे। प्रोहिबिशन चाहिए चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि उनको फ़ायदा है, कि 3 लोगों को फ़ायदा है। अब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो आपने पहला इंडस्ट्री की बात की, मैं पहले बता दूं कि हमारी बंधारण सभा में जो मार्गदर्शक सिद्धांत है उनमें ही प्रोहिबिशन है। और ये बंधारण सभा में कस्तूरबा लालभाई भी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उन्होंने कहा कि हम शराब चाहिए। आपने मैनचेस्टर का उल्लेख किया, काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये अकेले ही नहीं थे, और भी थे। मुझे याद है कि वो धीरूभाई अंबानी, जो रमणीक भाई अंबानी के, धीरूभाई के भाई रमणीक भाई अंबानी, उन्हें एक बार अहमदाबाद में एक स्टेटमेंट किया था, बहुत अच्छा था, कि इंडस्ट्रियलिस्ट लोग यहाँ दारू पीने के लिए नहीं आते हैं। अब गुजरात से भी बहुत अच्छा दारू मिलता है, तो हम यहाँ दारू पीने के लिए नहीं आए, हम यहाँ इंडस्ट्री के लिए आते हैं। और इंडस्ट्री के लिए भी क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इंडस्ट्रियल पीस है। और इंडस्ट्रियल पीस के बेस में क्या है? प्रोहिबिशन है। शायद आपको मालूम होगा कि मियाँ भाई कमीशन बनाया गया था, शंकरलाल बैंकर के साथ में एक मियाँ भाई कमीशन में प्रेजेंटेशन के लिए गया था इस वक्त। तो ये कमीशन का जो हेतु था वो ये था कि दारूबंदी को कैसे मजबूत बनाएंगे, और उनके हमने रिकमेंड भी की है। अब तो ये रिपोर्ट कहाँ होगा मुझे मालूम नहीं है, इस वक्त में मजूर संदेश में था तो मैंने पब्लिश किया था। तो जो जो कमीशन गुजरात में बने उन्होंने भी उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए, उनकी रिकमेंडेशन ये है। पीने वालों में 2 वर्ग वो लोग समझते हैं, जो लोग छूट देना चाहते हैं। मेरे ख्याल से आपने कहा कि 5 करोड़ लोग तो रेशनिंग का अनाज खा रहे हैं। एक वर्ग ऐसा है कि जो पीना चाहता है, और हो या न हो वो उनको मिल जाता है कहीं से, और पिएगा भी, हो तो भी पिएगा, नहीं हो तो भी पिएगा। एक वर्ग ऐसा है, उनके अपनी हेल्थ की भी चिंता नहीं है, क्योंकि अगर कैंसर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो उनके पास खर्च करने के लिए पैसे भी है। लेकिन एक वर्ग से हैव्स एंड हैव्स नॉट, आपने कहिए से, एक वर्ग ऐसा है कि जो पीने से सबसे ज़्यादा नुकसान उनको होता है। નથી આવતું? શું વાત કરતો મને નીકળી ગઈ બોલમાં। 2 वर्ग है। हाँ, 2 वर्ग। हाँ, तो जो वर्ग सामान्य वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जैसे पहले हम मजदूर वर्ग कहते थे, पिछड़े हुए वर्ग होते हैं, जी बोलते हैं कि ज़्यादातर ये लोग ही पीते हैं। लेकिन अब तो ऐसा है नहीं। मैं देखता हूँ गांव में जब जाते हैं तो पहले कोथली का दारू पीते थे, अब तो अच्छे गांव में, मैं शादी में तक, पहले भी गांव में शादी ऐसी होती थी कि वो भजिए और गोटे होते थे शाम को। अब तो दारू की बोतल होती है, भजिए गोटे बंद हो गए। एक रहनी कहनी जैसे समझ लो, एक जीवन की एक पद्धति परिवर्तन जो एक यंग लोगों में भी आया है। ये जो सबसे ज़्यादा नुकसान जो होने वाला है, जो दूसरे वर्ग को होने वाला है, जो लट्ठा पीता है, हम बोलते हैं अच्छा नहीं मिलता तो वो लट्ठा भी पीता है, मर जाता है बाद में। उनकी आपने कहा जो जो मोमेंट प्रोहिबिशन की फेवर में हुई, ये सब मोमेंट महिलाओं ने चलाई है। हैदराबाद में हो, तमिलनाडु में हो, बिहार में भी करनी पड़ी, वो भी महिलाओं का ही हिस्सा था। सबसे ज़्यादा उनको ही ये असर करता है, और बाद में होती थी।
क्योंकि उनको ये एजुकेशन का खर्च, हेल्थ का खर्च, ये जो वर्ग पी रहा है, पिछड़ा वर्ग, कमज़ोर वर्ग आर्थिक रूप से, वो तो शिक्षा में भी नहीं खर्चता है और आरोग्य का जो खर्च भी होता है वो भी नहीं उठा पाएगा। अब तो ये लोग सरकार कैसे, हम तो आयुष्मान कार्ड देते हैं, अमृतम कार्ड देते हैं, फिर भी तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो कमज़ोर वर्ग को होता है। इसीलिए प्रोहिबिशन जो है कमज़ोर लोगों के, कमज़ोर वर्गों को, उनके लिए है। समृद्ध लोग तो यहाँ भी जाएंगे, बाहर भी जाएंगे, जहाँ पीना हो पिएंगे। सोशल मीडिया में अच्छी कमेंट चल रही थी कि अब हमें आबू नहीं जाना पड़ेगा, दमन नहीं जाना पड़ेगा, गिफ्ट सिटी में जाएंगे लोग ऐसा भी चला रहे। तो ये एक बात हुई। काफ़ी समय पहले एक, जब बम्बई राज्य में सबसे पहले 37 प्रांतिक सरकार बनी, तब ये सवाल उठा था। कुछ स्टेट में ही प्रोहिबिशन लगाई भी गई थी। तो अहमदाबाद के मजदूरों का एक अभ्यास किया गया था, गुलजार लाल नंदा ने किया था। तो ये अभ्यास में कि प्रोहिबिशन मजदूरों के लिए कितनी उपयोगी है। पीते हैं, नहीं पीते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन उनके फ़ायदे क्या हैं। 1922 में जब हम नेता की, आज तो हम नेता लोग पीते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन समझते हैं कि पीता है, जो नहीं पीता है अनक्वालिफाइड बनाया जाता है। तो नंदा जी ने स्वयं पिकेटिंग किया था, उनके हाथ और पैर में वो हड्डियाँ टूट गई थी, जहाँ दारू के पैकेट बुट लेकर के वहाँ जाके नंदा जी ने पिकेटिंग किया था। मैं गांधी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने कहा मैंने एक दिन के लिए सर्वमुखत्यार बना दो, सारे ये सब लोग जानते हैं। मैं तो जो लोग संस्कृति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, उनके बारे में कहूँगा कि यादव कुल का नाश कैसे हुआ। 18 लाख यादव शराब के बिना चले गए। हम अपने धर्म में मानते हैं तो हम धर्म की बात करें, गांधी जी की बात नहीं करें। उन लोगों को गांधी जी पसंद हो ना हो, लेकिन कृष्ण का वंश कैसे चला गया, पूरा प्रोहिबिशन दारू के, शराब के जरिए गया। तो कम से कम ये पॉइंट ऑफ व्यू से भी सरकारों को सोचना चाहिए। सरकार की 2 प्रकार की पॉलिसी है। जो लोग कुछ थोड़ा समझते हैं, थोड़ा नहीं समझते। एक और ये लगाते हैं कि भाई हम गिफ्ट सिटी में करते हैं, बाद में सोचेंगे। दूसरी ओर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन आता है तो जो लोग पीने वाले पकड़े जाएगा उनको 200 रुपया दंड होगा। ये नहीं समझ में आने वाली पॉलिसी बुद्धिजीवियों को भी भ्रमित कर सकती है पॉलिसी। अब उनका करारा, गिफ्ट सिटी में बहुत कड़क नियम बनाए गए, मैंने देखा बहुत कड़क। और उनका तो भाई कड़क नियम तो 64 साल से गुजरात में प्रोहिबिशन है। अगर 64 साल में आप नहीं कर सकते हैं तो गिफ्ट सिटी में आप कौन से उनका कर सकेंगे। ये वहीवटी तंत्र के लिए भी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन तो उनको तो उनका ये करने का है, इसलिए प्रश्न नहीं है। दूसरी ओर पीने वाले के लिए जो पनिशमेंट थी वो कानूनी रूप से बहुत हल्की कर दी कि आप किसी इंस्टीट्यूशन में सेवा करना, हॉस्पिटल में झाड़ा पोते करना, सोशल सर्विस करना। 200 रुपया वाली तो अभी आई दंड वाली, तो उसकी आलोचना न हो इसीलिए उन्होंने कड़क कर दिया। दूसरा कि जो पीने वाले को परमिट दी जाती है उनकी संख्या भी दिन प्रतिदिन काफ़ी बढ़ती जा रही है। मैंने अभी एक आंकड़ा सुबह पिछले 2 साल में 11,000 लोगों को रिन्यू कर हर साल 4,500 लोगों को तो परमिट लेते हैं। तो उनके भी जो नियम हैं, कोई भी आदमी ले जाता है पैसा देके, कोई भी करते हैं, लेकिन परमिट मिल जाती है। डॉक्टर ने कहा है कि उनका जो नियम, मुझे मालूम नहीं क्या नियम है, लेकिन मिल जाती है सरलता से। तो उसके कारण भी पीने वाले का वर्ग बढ़ा है। तो आजकल ऐसा जो यंग जनरेशन है, गुजरात के सीनियर पॉलिटिक्स भी लोग कई कहते हैं कि नहीं प्रोहिबिशन नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं। कभी लोग कहे, जब जीणाभाई दर्जी ने, मेरे ख्याल से माधव सिंह सोलंकी की सरकार थी, तब ताड़ी को, माधव भाई बैठे हैं, तब ताड़ी को छूट की बात की थी जीणाभाई ने, क्योंकि दारू तो ये उन लोगों का ये है, पीते हैं, पीना है, ठीक है, निरोम बोलते हैं सुबह, लेकिन ताड़ी को तो दारू हो जाता है 8-9-10 बजे के बाद। लेकिन माधव सिंह ने नहीं किया था, चाहते थे फिर भी नहीं किया था। मेरे ख्याल से वो जीणाभाई उनकी फेवर में थे, फिर भी नहीं किया था। मैंने 3 सरकार गुजरात में, जी मैं कहता हूँ कि प्रोहिबिशन चाहिए तो प्रबल राजकीय इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जो 3 सरकारों में मैंने देखी है, मियाँ भाई कमीशन के रिपोर्ट के बाद अमर सिंह चौधरी की सरकार में प्रोहिबिशन का अमल अच्छा होता था सबसे। दूसरा, बाबू भाई जसपति की सरकार में तो कोई प्रश्न ही नहीं है, होता था।
तीसरा, केशुभाई सरकार का जो पहली टर्म था, शुरुआत के 6-12 महीने थे, बाद में सरकार गिर गई, ये भी एक कड़क प्रोहिबिशन केशुभाई की भी सरकार भी था। 3 मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल में मैंने देखा। तो अगर सरकार चाहती तो उनकी प्रबल राजकीय इच्छा शक्ति होती तो ये हो सकता है। मैंने एक दलील वो भी की कि भाई हम कानून का अमल नहीं होता है, लोग पीते हो तो कानून को हटाने की क्या ज़रूरत है। फौजदारी कानून में लोग चोरी भी करते हैं, खून भी करते हैं, अपराध करते हैं, फिर भी हमें कानून को तो हटाते नहीं है। कानून तो है, जैसा उनका अमल हो सज़ा होती है, तो अब कानून को क्या अब ढीला करने की कोशिश करते हैं। सभी कानून को हम नाबूद तो नहीं करते हैं, जो कानून है उनका भी कोई पूरा तो कड़काई से अमल नहीं होता है, फिर भी तो कानून को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। गांधी जी की बात जो थी ये एक स्वयं सुधारना की, मेरे ख्याल से उनकी बात में पाया। वो तो उनको नहीं कहता कि भाई आय की बात करते हैं बाबू, जिस पे क्या एक पुराना लेख मुझे याद किया कि कितनी आय जाती है, उनके नुकसान होता है सरकार को और उनसे कितना फ़ायदा होता है। उन्होंने एक आरोग्य फिगर मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने आरोग्य के पास सरकार को कितना खर्च होता है और उनके पीछे सरकार को प्रोहिबिशन के कारण कितनी आमदनी गुमानी पड़ती है, उनके फिगर दिए थे। तो आरोग्य का खर्च ज़्यादा था। तो ये भी सरकार को नुकसान नहीं है कि भाई आप जितना पीने वाले कम होंगे, सरकार का आरोग्य का बजट कम होगा। गांधी जी दूसरी ओर विचार देते हैं कि ये तो एक नैतिक अधपतन का प्रश्न है। उन्हें कहा कि ये पाप है। सब आमदनी से जो नुकसान नहीं होगा, नाना की आमदनी का जो उनसे ज़्यादा नुकसान नैतिक, आर्थिक और सामाजिक अधपतन का नुकसान है। आमदनी का नुकसान को मैं महत्वपूर्ण नहीं देता हूँ, लेकिन ये जो नुकसान है नैतिक अधपतन का, आर्थिक अधपतन, सामाजिक अधपतन, वो सबसे ज़्यादा है, आमदनी से ज़्यादा है। तो आमदनी की बात गांधी जी ने एक बात मेरे ख्याल से कुमारप्पा की किताब में मैंने कहीं पढ़ी थी। उन्हें कहा कि अब प्रोहिबिशन होगी, लोग नहीं पिएंगे तो अच्छा कमाएंगे, तो कमाने के बाद सरकार को टैक्स भी ज़्यादा देंगे, सरकार की आमदनी बढ़ेगी, टैक्स ज़्यादा देंगे लोगों, तो उनकी भी एक आमदनी बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से सरकार जो कर रही है पूरे जानबूझ के सोच समझ कर, वो समझते हैं कि कोई गुजरात में साइलेंट वॉइस है, कोई बोलेगा नहीं, लेकिन एकदम करेंगे तो विस्फोट होगा। लेकिन अब इस तरह के गिफ्ट सिटी में से, डायमंड बुर्स में से, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में से सबसे ज़्यादा मेरा मानना है, आज मेरा गला भी खराब हुआ है, सबसे ज़्यादा मेरा ये मानना है कि इसके पीछे जो है इंडस्ट्रियलिस्ट से ज़्यादा टूरिज़्म वाले हैं। जो लोग टूरिज़्म इंडस्ट्री कर रहे हैं उनका सरकार पे ज़्यादा प्रभाव है और प्रेशर भी है, दोनों है, क्योंकि उनकी आमदनी यही है। तो मैं ये डिबेट में मैं गया था तो मैंने देखा कि ये टूरिज़्म वाले जो आए थे वो तो उनकी फेवर करते थे और ये बोलते थे कि आप लोग क्यों आलोचना कर रहे हैं, सरकार ने कोई प्रोहिबिशन उठाया तो नहीं है, हटाया तो नहीं है, हटाने की तो बात है ही नहीं, ये तो सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट के लिए, ये सब इंटरनेशनल इवेंट के लिए सब हो रहा है। ये सिफत पूर्वक लोगों को समझा रहे हैं कि भाई सरकार हटाने वाली नहीं है, सरकार भी एकदम हटाने वाली नहीं है, ये एक रिक्वायरमेंट हम करते हैं। और उससे हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इस बात को ज़्यादा समझती नहीं हो रहा है, वो उनको स्वीकृति मिलती है कि सरकार की बात क्या है, आवक बढ़ेगी, ये होगा, जिनको पीना हो पिए। तो उनकी क्योंकि ये रियलिटी क्या है प्रोहिबिशन की, ये युवा पीढ़ी को समझाना बहुत। आप एनजीओ की गुजरात में नशाबंदी मंडल काफ़ी समय से है और उनका काम क्या था, उनका काम यही था, पब्लिक अवेयरनेस का काम था, समाज सुधारना का ही, उनके बेज में ही नशाबंदी मंडल का काम ये था। जयाबेन शाह से लेकर काफ़ी लोग उनके काम करते थे। जब आया तब मियाँ भाई कमीशन में जब आवाज़ आया तो नशाबंदी, आज तो मुझे ख्याल है कि नहीं कि क्या है, मुझे मालूम नहीं क्या होता है नशाबंदी मंडल में। तो ये भी अब तो एक सरकार की ग्रांटेबल संस्था है, पर इस संस्था को एक भी डर हम करेंगे तो सरकार हमारी ग्रांट का क्या होगा, एक्टिविटी का क्या होगा। तो यही स्थिति है। इसीलिए पीने वाले की संख्या बढ़ रही है, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि इसके कारण उनका आवाज़ जो है हटाने का वो प्रबल हो रहा है। उसमें हम क्या कर सकते हैं, ये मुझे लगता है सोचना चाहिए और सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है। तो आप चर्चा कीजिए। परमिट वाળો દારૂ જે હોય છે તે મળે ક્યાં?
એટલે એની કંઈ પ્રોસિજર એવી છે ને, તમારે કલેક્ટર હોય છે ને પછી પ્રોહિબિશન વિભાગ જે છે નશાબંધીને આબકારી ખાતું, એક્ઝેક્ટ નિયમ મને ખબર, પણ આ બધા જ એમાં આવે છે અને એમાંથી થતું કે ડૉક્ટરનું સર્ટિફિકેટ જોઈએ ને એમાંથી સર્ટિફિકેટમાંથી લગભગ નશાબંધીને આબકારી ખાતું જે રાજ્ય સરકારનું એ કંઈક આ બધું જોતું હોય છે એવું મારો. હોટલોમાં એ તો હોટલમાં હા પરમિટર પછી દારૂ લઈ ગયો. મારો બાબો યુનાઇટેડ સ્પિરિટમાં છે, બરાબર, એટલે દારૂ તો એનું છે. એક વાર ખાલી અમસ્તો જ ગયો ત્યાં, એ જોઈએ તો ખરા શું, કારણ કે પેપરમાં કંઈ એવા સમાચાર આવેલા કે ડુપ્લિકેટ દારૂ ગુજરાતમાંથી મળ્યો. યુનાઇટેડ સ્પિરિટનો જે બધો હોય ને બ્રાન્ડેડ, યુનાઇટેડ ડબ્બાનો 60% માર્કેટ છે ઇન્ડિયા યુનાઇટેડ સ્પિરિટનું, તો એ ગુજરાતમાંથી ડુપ્લિકેટ દારૂ મળ્યો. એટલે ખાલી અમસ્તો પ્રેસિડેન્ટ હોટલમાં ગયો. એને ખબર નહીં કે આ તો યુનાઇટેડ સ્પિરિટનો જ છે. તો એ ખાલી પૂછ્યું કે મારે આવી રીતે પરમિટ જોઈએ, હું આવી રીતે લીગલ તો છું જ, હું બહાર રહું છું નામ ને ફોરેન આપણે, તો કે એને કે 90 થી 1 લાખનો ભાવ કહી દીધો. અને બધું તમારે કશું જ નહીં કરવાનું, મેડિકલ બી થઈ જાય, બધું થઈ જાય, તમે પરમિટ આવી જાય. देखो आपने जो बात की सही है. સૌથી મોટા એ તો બુટલેગર્સ ધ ડિફેન્સ ફોર્સીસ. ના ના ये मिलावट અરે ઓછી છે જ હવે બધાને શું વાત કરું તો ના ના કેમ ये કરી શકો? मिलावट है ना. ये इन लोगों की दलील क्या, आर्ग्यूमेंट क्या है હા कि भी अब મળતું હોય છે ગવર્મેન્ટ, ના ના એ દે સપ્લાય તમારા ઘરમાં આવીને આપી જાય છે, શું વાત કરું તો એ લોકોને મળતું હોય છે. नहीं होम डिलीवरी हो, आपकी बात सही है, होम डिलीवरी होती है, વેચતા છે नहीं होम डिलीवरी होती है, आपकी बात सही है, होम डिलीवरी એમ નહીં, ડિફેન્સમાં મળે ને એની વાત છે. ના ડિફેન્સ હા એમ નથી કહેતી, ધ ડિફેન્સ ફોર્सेस તમે ડિલિવરી ટુ યુ મારા ઘરે મારે જોઈતો હોય તો હા, મને આવીને home આપો. delivery એમ આપી. કહું છું મને કે તમને નોટ ધ આઈ એમ નોટ સેઇંગ કે ડિફેન્સ ફોર્सेस આર આર્મી નેવી એરફોર્સ બધાની પાસે એ હોય છે and they come and give it to you at a very cheap rate. એ તો છે જ જાણીએ જ છીએ, દે આર ધ બિગેસ્ટ, એટલે બુટલેગર જ કહેવાય ને એમ. પણ બુટલેગરની ડેફિનેશન છે જે ઇલિસિટ શું કહેવાય It is ડિસ્ટિલેશન illicit. કરે છે. It is see if you, ડિસ્ટિલેશન વાળા નથી, આ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર છે ઓલ ટાઈપ્સ ઓફ ડ્રિંક્સ. ઓકે it is illicit because if you are if they are entitled to 10 bottles They they are not- resell the whole thing. That's what. ત્યાંથી કેન્ટીનમાંથી લઈ લે અને પછી તમને પ્રોફિટ માર્જિન એડ કરીને આપી દે. બીકોઝ ડિફેન્સ ફોર્સીસને જેટલી સપ્લાય જાય છે ને આમાં એક્સાઇઝ નથી હોતી. Huh? So the result is that excise 35 yeah, I know, you don't have to explain to me, I am aware of this. Others are not aware of it. So I'm Everybody is aware about it. ઓકે ઓકે No, they are all dry people. They don't drink. No. હું એમ Not કહું that છું કે આ it's not that I ડિફેન્સમાંથી drink, that's why I am aware of it, so I'm telling you that. મારે બે વસ્તુ કહેવાની છે. એક તો ફક્ત ગુજરાતમાં દારૂબંધી નથી, બિહારમાં તો છે જ પૂર્ણ દારૂબંધી. મહારાષ્ટ્ર, તમિલનાડુમાં, મહારાષ્ટ્રના 3 જિલ્લાઓ, વર્ધા, ફક્ત વર્ધામાં પેલું ગાંધી જિલ્લા છે એટલે વર્ધામાં, પછી ચંદ્રપુર ને ગઢચિરોલી એ આદિવાસી જિલ્લા છે અને ગ્રામ સ્વરાજના કામ, એટલે પછી હવે ચંદ્રપુર, એટલે 3 જિલ્લાઓમાં અને કદાચ અહીંયા ઠાણે જિલ્લાના અમુક વિસ્તારમાં છે. એટલે હવે ત્યાં કોઈ એવું નથી કહેતું કે આ દારૂબંધી બંધ કરો. એટલે વારે વારે જે અવાજ આવે છે એ ગુજરાતમાં જ આવે છે. ઓરિસ્સામાં એક આંદોલન ચાલે છે, એનું નામ છે નિશા નિવારણ અભિયાન. ત્યાં એક કાયદો છે કે દારૂ કોઈ પી નહીં શકે. આ જો નવી સરકાર છે, નવી સરકાર એટલે આ પણ જૂની થઈ ગઈ, કે લોકો દારૂ પી શકે છે. એક જ રાજ્યમાં 2 કાયદો છે, એટલે અથવા પહેલાં કાનૂન રદ કરે પછી આ કરે, પણ ચાલે છે. અને ત્યાં કેટલા વર્ષથી હું એક વખત એક કાર્યક્રમમાં જઈ આવ્યો. સરકારને લાગે છે કે આ પણ જે રાજ્યોમાં, ઓડિશામાં દારૂ છૂટ છે તો શું આર્થિક પરિસ્થિતિ છે, ગુજરાત કરતાં સારી છે કે નથી સારી, એ છે. એક વખત જેના પહેલાં શરૂઆત થઈ હતી તે એક સ્કૂલ છે, રિવર સાઇડ સ્કૂલ શાહીબાગમાં, એના જે સંચાલક છે એ એના તરફેણમાં હતા કે દારૂબંધી. કિરણ શેઠી અને હા, તો એ એવા લોકો છે. આજે હમણાં જ થોડા દિવસ પહેલાં મને લાગે છે ગયા વર્ષે થોડાક લોકો મરી ગયા હતા ને અમદાવાદમાં, 25 કે કેટલા લોકો. બોટાદમાં ગયા
બોટાદમાં, હા. એટલે જે લોકો મરી જાય છે એ કાંઈ આના પહેલાં આપણે અહીંયા થયો હતો મજૂર ગામમાં. મજૂર ગામમાં તો બહુ પહેલા થઈ ગયું. હા હા. હા. અને હા હા લેટેસ્ટ કપ. અચ્છા, આ જે છે જે પેલા મિલિટરીવાળા સપ્લાય પેલા મિલિટરીવાળા નહીં, ટ્રકના ટ્રક આવે છે, મિલિટરીવાળા સપ્લાય નથી કરતા. મિલિટરીવાળા પણ વેચતા હશે, એ પણ એક 2-5, હા હા, એ 5%, 10%, અમદાવાદના 70 લાખની આબાદીમાં એ હશે. પણ ટ્રકના ટ્રક આવે છે અને વારે વારે આ આપણા શું કહે છે ગોતા નહીં સોરી આ ગાંધીનગર જઈએ તો 4 રસ્તા પર જે ગામ છે નહીં અહીંયા સાબરમતીથી આગળ જઈએ ગાંધીનગર જે 4 રસ્તા આવે છે, નહીં કોબાની પાછળ સાબરમતી નદીમાં અમે એક દિવસ ફરવા ગયા તો લોકો આ દારૂ બનાવે છે ત્યાં, ભઠ્ઠીઓ. તો સરકારને ખબર છે, પોલીસને ખબર છે, અને એ પણ ખબર છે કે આ દારૂબંધી નથી, તેના કરતાં એના લીધે એક જે ઇકોનોમિક સ્ટ્રેન્થનું વાતાવરણ છે સારું છે, છતાં પણ એના પાછળ કોણ છે, એ દારૂબંધી જવું જોઈએ કોણ છે એ મને ખબર નથી પડતી, કોણ લોકો કહે છે. સાહેબે બધું બનાવ્યું ને પટેલ સાહેબ 3 જણા છે જ આમાં. મારે તો કંઈ નથી ગયું. હવે આ બધું આમાં ના લેતા. આપણે રાયપુરમાં તો આપણે આમાં ના લેતા. રાયપુરમાં તો બજાર જ ભરાય. વિશ્વનું બજાર એટલે બજારમાં કેમ દુકાનો હોય ને, તો પછી અહીંયા પેન્ટ શર્ટ નથી ગમી તો પેલી બાજુ દુકાનમાં આ રાયપુર આપણું. હા રાયપુર. એમાં રાયપુર તમે ગણી નહીં. લક્ષ્મી કોટન મિલ હતી, અત્યારે તો અનિલ મિલ છે, અંકુર મિલ છે અત્યારે. પહેલા લક્ષ્મી કોટન મિલ હતી અને અત્યારે અંકુર છે. એ મજૂર ગામની અડીને કંટોળી આવાસ. એમાં તો ખાટલા પાસીને બેસી રહે, પેલું સ્ટીલનું ગોગળું હોય, નાસ્તો હોય, અને તમને જે બી ઘરાક હોય જેમને જ્યાં ફાવતું હોય ત્યાં પીશે. ઓપન લ્યો, આ બધું કંઈ છાનું છૂટું નથી. અને અત્યારે બજાર તો બધે ભરાય છે. દરેક જગ્યાએ મેક્સિમમ સ્ટોક આપણે સાહેબ 77 માં આવ્યો. મેક્સિમમ દારૂબંધીનો જે મોટો સવાલ ઉભો થયો ને, તેમાં આપણે 77 માર્ચમાં સાહેબ ઇલેક્શન હતું, પેલા 500-700 જણ મરી ગયા હતા. આ પેલો અરજી રબારીનો દારૂ ઇલેક્શન હતું માર્ચમાં 77માં, અને 500-700 જણ મરી ગયા, કેટલા આંધળા થઈ ગયા. ત્યારે આ બધો બહુ વાપો થયો. ત્યારે બધી ભટ્ટીઓ તોડેલી, આ અને તે બધું બહુ થયું. પણ કઈ બાજુ એવું થઈ ગયું. પછી હલ્દીરાબાઈને બહુ મોટો મુશ્કેલ હતો અમદાવાદનો. અને એમાં તો કઈ એવું હતું કે કોઈ રિક્ષાવાળાને કે મારે મારે રામને ત્યાં જવું છે, પણ રિક્ષાવાળો મફત લઈ જાય. પૈસા એને આપે ને. મારે રાયપુર મારે કાપીવાળા રામને ત્યાં જવું છે તો પેલો રિક્ષાવાળો મફત લઈ જાય. બિચારા રામને કેટલા બદનામ કર્યા. તો હમણાં ઓલા ઠાકોર બીજેપીમાં નથી જગતર ઠાકોર કરીને અલ્પેશ ઠાકોર. અલ્પેશ ઠાકોર. દારૂબંધી ફરી ગયો, કેટલો ફરી ગયો. 5 જગ્યાથી પેલા એના અને એ થયો સૌથી મોટામાં મોટો લતીફની વાત કરું. હી ગોટ ઇલેક્ટેડ જેલમાં રહીને 5 જગ્યાથી 5 જગ્યાથી મોટા ભાગના કોર્પોરેટર આઈધર ડાયરેક્ટ ડીલર ઓર રેગ્યુલેટર ઓફ ધી બિઝનેસ. રેગ્યુલેટર ઓફ ધી બિઝનેસ. પોલીસ ઇઝ રેગ્યુલેટર ઓફ ધી બિઝનેસ. જ્યાં દારૂનો ધંધા વધારે છે ત્યાં પોલીસ પોસ્ટિંગની ઓપ્શન બહુ હાઈ લેવલ પર થાય છે. એના ટેન્ડર જે બોલાવે છે તે 6 ફિગરમાં જતા રહે છે. એટલે હવે દારૂબંધી હટાવવાના કહેવાવાળાની જે દલીલ છે આ જ છે કે આનો ફાયદો બોટલેગરોને થાય છે, નેતાઓને થાય ને પોલીસને થાય. શું કામ રાખવી જોઈએ? મને લાગે છે પોલીસ વાળા સ્પોન્સર કરી રહ્યા છે. એટલે આ એક બહુ મોટો ચર્ચાનો અને બહુ ગહન વિચારનો મુદ્દો કે ભાઈ ફાયદો તો આ લોકો જ લઈ જાય અને એટલે એ લોકો ઈચ્છે છે કે દારૂબંધી રહેવી જોઈએ. તમે ભેળસેળની વાત કરી હમણાં કોઈ પોસ્ટિંગ કોસ્ટ બહુ હાઈ છે. They want to get into this. દવાઓમાં ભેળસેળ આપણા ત્યાં સિરપના નામે થઈ, એટલે આ દારૂબંધીમાં પણ વિચારોની ભેળસેળ જે થઈ ગઈ છે ને એનું આ પરિણામ છે. બધે જ ભેળસેળ ખાદ્ય પદાર્થોમાં આ તે. બીજું કે એક જમાનામાં મીડિયા જે આપણું હતું એ મિશનરી મીડિયા હતું.
આજે જે મીડિયા કોના હસ્તક છે? ઉદ્યોગપતિઓના હસ્તક. જેમણે બંદરોની વાત કરી, આટલું પકડાય, બંદરોનું ખાનગીકરણ થાય છે. એટલે તમે એનું પ્રશ્ન જ ના રહ્યો ત્યાં. એવી જ રીતે આજે મીડિયા તમે જુઓ કે મેં તમને શરૂઆતમાં જ કહ્યું કે ગિફ્ટ સિટીનો નિર્ણય યોગ છે કે કેમ, તો 80% એમ કહ્યું યોગ્ય છે અને 20% એમ કહું તો રેન્ડમ પણ આપણને એની કઈ તરફ જઈ રહી છે દિશા આપણને થોડો અંગુલ નિર્દેશ મળે. મીડિયાની આજે મીડિયા તમે હમણાં પર્યાવરણની ચર્ચા કરી હમણાં, તો એ તમે જો કયા મીડિયા પર દેખાશે? ક્યાંય નહીં દેખાય. એમ આ પણ તમે જે લોકો દારૂબંધીના વિરુદ્ધમાં છે એમના હાથમાં મોટાભાગે મીડિયા આજે છે. એટલે તમે જે ચર્ચાઓ મીડિયાની તમે જોજો તો બહુ ઓછા આવી ચર્ચા થતી છે જેમાં મોટાભાગે તમે આ પ્રમાણેની એટલે એને એ મીડિયાને તો પોતપોતાના પ્રોપેગંડા અને હવે મીડિયા છે એ તો એક બિઝનેસ છે. એને તમે એ નહીં કહી શકો કે આ કે લોક જાગૃતિનું કામ કરે કે આ કરે. પહેલાં આપણે ત્યાં સૂત્રો આવતા નીચે લખેલા દારૂ પીવો માણસને પીતો નથી, માણસ દારૂને પી, આવું બધું ઘણું બધું આવતું. તમે જેમ એસટીનો દાખલો કરો એમ. એટલે એ બધું પબ્લિક અવેરનેસની જે વાત છે જે ગાંધીજી, એ હું તો ઘણીવાર કહું છું માણસ પીવાનું બંધ કરશે તો ક્યાંથી આ બધું થશે બનાવવાનું. જેમ આપણે બીડી સિગરેટ પર સ્મોકિંગ ઇઝ પ્રોહિબિટેડ, ઇન્જુરિયસ ટુ હેલ્થ ને આ બધું કરીએ છીએ, પણ તમાકુની ખેતી પર આપણે પ્રતિબંધ મૂકતા નથી. આપણે એમ કહીએ ગધેડા પણ તમાકુ ખાતા નથી એવું આપણે કહીએ છીએ કે તમાકુના ખેતરનો કોઈ વાડ હોતી નથી. પણ તમાકુની ખેતી પર આપણે ખેડૂતો પાસે ઘણા વિકલ્પ છે, પણ છતાં આપણે તમાકુની ખેતી પર દારૂ પણ એવું જો લોકો સ્વેચ્છાએ પીવાનું છોડે. અને હવે કંઈ હું માનું છું આ જમાનામાં એવું કેવું અઘરું છે કે સીસી પટેલ આપણા નર્મદા યોજનાના બહુ મોટા, જેમનું HM પટેલની સાથે કામ કરેલું, કરમસદમાં એમનું જાહેર સન્માન હતું અને એ કાર્યક્રમમાં હું મહેમાન હતો. પછી સીસીએ મને કહ્યું કે તું જરા એટલું કહેજે ને એમ કે દારૂ બારૂ ના પીવો જોઈએ કરમસદમાં, વલ્લભભાઈનું કામ. એટલે મેં સાહેબ એવું તો મારાથી તો કેવી રીતે કે અમારા ઉત્તર ગુજરાતમાં લોકો પીવે છે, બધા કંઈ તમારા મધ્ય ગુજરાતમાં જ પીવે છે એવું ને ઉત્તરમાં પીવે. મને કે ને અમારે ત્યાં ક્રાંતિ થઈ છે. મેં કહ્યું અમારે ત્યાં કે બાપ દીકરો જોડે પીવે છે. એટલે હવે તમે કહ્યું તમે શું છોકરાઓને સમજાવશો? જે ગાંધીજી જે કહ્યું ને કે આમાં નાણાકીય નુકસાન કરતાં નૈતિક સામાજિક અધપતનનું આ જે છે આખો મુદ્દો છે, જે મૂળ વાત ગાંધી સ્વયં સુધારણાની, સમાજ સુધારણાની, જેને આપણા ત્યાં નશાબંધીની વાલના પાયા શું કે આને લોકશિક્ષણનો મુદ્દો આપણે બનાવ્યો હતો. લોકશિક્ષણનો મુદ્દો રહ્યો નહીં, મીડિયા તમારી સાથે છે નહીં, સરકારની પોલિસી બદલાઈ છે, તો તમારી પાસે રસ્તો એક જ રહ્યો કે તમારા ઘરમાં તમારું કેટલું ચાલે છે તમે આનાથી બચાવી શકશો. પૂછ્યું તમિલનાડુએ નેશનલાઇઝ કેમ કરી દીધી કે આ નેશનલ રેવન્યુ મળ્યા કે કેજરીવાલ કહે છે હું દિલ્હીમાં બી નેશનલાઇઝ કરી દઈશ. અને એને લીધે કોમન કેમ થયું? કેમ કે રેવન્યુ એટલા બધા છે કે ઓલ વોન્ટ સમહાઉ ટુ ગેટ આઉટ ઓફ ધીસ. પણ જે સ્ટેટમેન્ટ થોડા દિવસ પહેલા હતા અશોક ગેહલોતના કે હું 1 વર્ષ ગુજરાતમાં રહ્યા છું કન્ટિન્યુઅસલી, અને હું કહી શકું ગુજરાતની કન્ઝમ્પશન રાજસ્થાન કરતાં વધારે છે. બોલો. તો સવાલ આ છે, કોઈ સ્ટડી છે કે કેટલી એકચ્યુઅલી કન્ઝમ્પશન થાય છે? રેન્ડમ ફિગર્સ આવે છે, કોઈ 24-25 હજાર કરોડની વાતો કરે છે પેપરમાં. હવે આટલા બધા રેવન્યુ જતા હોય, ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ ટુડે એઝ મણિભાઈ said that things have changed. Today the western countries are relaxing drugs even. કે drugs for pleasure, not for addiction. જે ડ્રગ્સ ફોર પ્લેઝર છે તો ઠીક છે. ના પછી હાઈકોર્ટમાં કેટલાક 1, 2, 3, 4 મહિના, અને આઈ વોઝ રીડિંગ ધ આર્ગ્યુમેન્ટ. કોર્ટ ગવર્મેન્ટને લોયરને આ જ પૂછે, ઇઝ ઇટ નોટ ઇન્ક્લુઝન ઇન ટુ ધ પ્રાઇવેસી ઓફ ધ પીપલ? ચલો મારે ઘરે પીવું છે તો તમને શું વાંધો છે? ઇટ ઇઝ અ મેટર ઓફ ચોઇસ. આઈ એમ મેકિંગ અ ચોઇસ. આઈ નો અન્ડરસ્ટેન્ડ. હું કેન વોટ આપી શકું તમને બરાબર, હા, પણ ઘરમાં બી હું પીવું તો તમે હાઉ ફર ઘરમાં આ નહીં કરો, ઘરમાં આ નહીં કરો, આ ઘરમાં નહીં કરો. આ ગવર્મેન્ટ છે કે સિવિલ સોસાયટી? ઘરમાં કોને પૂછીને પીવો છો તમે? એ સવાલ છે ને. ઘરના માલિક તમે એકલા નથી ને. એ જ રોંગ આર્ગ્યુમેન્ટ છે જે પીનાર લોકો સ્વતંત્રતાની જે આર્ગ્યુમેન્ટ
તમે ઘરના ઘરમાં ઘરના ગુલામી કયા સભ્યોને કરવી પૂછીને કરો છો? સપોઝ ઘરમાં છોકરા બધા ઘરના કયા સભ્યોને તમે મહિલા સદસ્યોને પૂછો છો? તો પછી એ તો કાલે પિતૃસત્તાક વ્યવસ્થા કાલે બોલે છે. સ્મોકિંગ જે કરો હા છો તો સ્મોકિંગ ના જ કરવાનું હોય ઘરમાં. Definitely Definitely not. સર્વન્ટ આવે તો આ કે મારી વર્ક પ્લેસ છે તમે સ્મોક નહીં કરી શકો કે મારી ના તો ના એમ જ કહી દેવાય. તો સ્મોકિંગ ઇઝ પ્રોહિબિટેડ ઇન પબ્લિક પ્લેસ તો ઇન અવર પબ્લિક પ્લેસ એટલે કે જ્યાં કોઈ કામ કરતા હોય ટ્યુટર અને જે ઘરમાં કામ કરતા આવે છોકરા છોકરી બાકી મને ઓબ્જેક્શન છે તમે સ્મોક કરો છો તો ઓનર શુડ ગીવ અપ સ્મોકિંગ. યસ I mean, there is a liberty, limit to liberty. It is inclusive. तिलन साहब लिबर्टी का जो आर्ग्यूमेंट है ना, लिबर्टी का जो आर्ग्यूमेंट है ना, वो महिलाओं के रिलेटिव बात आती ही नहीं है. हमारा वही सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है. जो मणिभाई ने बिगिनिंग में बताया कि महिलाओं ने आंदोलन किया जो किया वो, क्योंकि महिलाओं पे उसके कारण अत्याचार होते हैं. तो ये धारणा है धारणा जहाँ पर सर नहीं है प्लीज. वहाँ कम होते हैं. हाँ होता है, कम होता है. नहीं, छोटे छोटे गाँव गुजरात में महिलाओं का तो स्टेटस हो गया. नहीं, गुजरात में महिलाओं पीती हो गई. पर मानसे नहीं ना. देखो वो हिपोक्रेट. देखो गुजरात में छोटे छोटे गांव में जो महिलाओं ने सभी आंदोलन नहीं पीते हैं नहीं बात, ये तो ये सही है, तो ठीक है. लेकिन ठीक है, जहाँ जहाँ आवाज उठा वो महिलाओं ने उठाया. दारू के अड्डे पर गए, तोड़ दिया मटले बटले सब, बहनों ने ही तोड़े. और कई गांव गुजरात में ऐसे मैं जानता हूँ, मैं जब गया हूँ, ये गांवों में कड़क स्ट्रिक है. कोई पीता भी नहीं है, कोई बेचता भी नहीं है, और उनको फाइन होता है, दंड होता है. राज्य सरकार से ज्यादा उनकी जो स्थानिक संस्थाएं हैं, और वो भी वॉलेंटरी स्वैच्छिक, वो ग्राम पंचायत की ऐसी नहीं, गांव सब लोगों ने मिलकर के अभी को पीने वाला आएगा. ऐसे कई गांव गुजरात में हैं, मैंने देखे हैं ऐसे कई गांव हैं. दूसरी बात, आज जो दलील हो रही है नहीं जुदी है, अलग है. वो ये कहते हैं कि औद्योगिक विकास के लिए जरूरी है. तो गुजरात को तो मॉडल स्टेट कहते हैं, विकासशील स्टेट कहते हैं, समृद्ध स्टेट कहते हैं. तो प्रोहिबिशन के कारण ही हुआ. तो वैसे तो हमारे नहीं हमारे से हमसे ज्यादा विकास तो यूपी और बिहार का होना चाहिए. नहीं हुआ है, गुजरात का हुआ है. तो ये दलील भी गलत है कि भाई हम लोग प्रोहिबिशन के कारण हमारा विकास कम हो गया है, ये बात तो गलत है. 2 साल पहले मैं पंजाब के कार्यक्रम में गया था. वहाँ लोगों ने कहा हम दारू शराब को नशा तो मानते ही नहीं है, वहाँ तो ड्रग चलता है. और पूरे पंजाब का जो युवा वर्ग है वो ड्रग में ख़त्म हो गया. यदि गुजरात में पंजाब की तरह छूट दे दी गई तो वही हाल होगा जो पंजाब का हुआ है. और अभी जो पंजाब की कृषि भी उनके कारण बहुत उनकी हालत खराब हो गई. ये सबसे ज्यादा पंजाब की छूट. और ये अभी मुझे पता चला कि आज પેલા હોય છે ને અનસક્સેસફુલ વ્હાઇટ ઇંક પેલા કરેક્શન માટે એ સૂંઘવાથી નશો આવે છે. સરકારે સપ્લાય કરે. મણિલાલભાઈ, પેલા વ્હાઇટ ઇંક હોય છે ને કરેક્શન કરવા માટે, એ સૂંઘવાથી નશો થાય છે. सिरप में क्या है? सिरप के नाम से क्या बेच रहा है? अल्कोहल बेच रहा है. दवाई के नाम पे अल्कोहल है. સિરપ ની અંદર મિક્સ કરતા હતા. हाँ, अल्कोहल मिक्स ज्यादा હોય છે alcohol આ બેનાડીલ સિરપ હોય છે એનો નશો કરશે. બેનાડીલની मुझे एक भाई उस रमुज में कहते थे कि अब तो स्वदेशी हो रहा है, आप क्यों चिंता करते हैं? स्वदेशी दारू दे रहे हैं लोगों को, आत्मनिर्भर हो गए हम, बाहर से मंगवा स्वदेशी लोकल फॉर वोकल. नहीं, पर मुझे जो बताना है, तिलन साहब और सब लोगों का आर्ग्यूमेंट है. काफी लोग बोलते हैं महिला लोग भी, कोई हम नहीं दावा कर रहे कि महिला लोग समाज में हमने पोतू नहीं, समाज में जो दूषण मतलब दूषित होता है जब समाज और नीति नैतिकता का अधपतन होता है तो महिलाएं उसमें से बाहर रह जाएगी, ऐसा होता नहीं है. महिलाएं भी उसका, क्योंकि समाज का हिस्सा है, इसलिए महिलाएं भी उसमें जुड़ेंगे, पर ज़्यादा परसेंटेज नहीं है. तो जो महिलाएं बेचती है, महिलाएं पीते हैं, ये जो सब आर्ग्यूमेंट है ना, मुझे लगता है कि जो मूल बात को डाइवर्ट करने की आर्ग्यूमेंट है.
बात है कि गुजरात में प्रोहिबिशन एक्ट है, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है। हम वही बात को सवाल कर रहे हैं कि वो लॉ ऑफ द लैंड है, आप इम्प्लीमेंट कीजिए, और उसके लिए पूरी सहायता सब लोग देने के लिए तैयार है, खास करके महिलाएं और बच्चे, वो तो दे आर ऑन द फोर फ्रंट। और ये सिर्फ महिलाओं का इस सवाल नहीं है, जो ये सोशल इन्वेस्टमेंट है जो बताया गया। पहले ऐसे स्टडी होते थे, ये तिलन साहब एजम्पशन नहीं है। गुजरात का जो जितना भी पीस का एक है, सोशल एंड इंडस्ट्रियल पीस का, उसमें प्रोहिबिशन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा रोल है। आज हम लोग रात को बाहर जा सकते हैं डरे बिना, उसमें ज़रूर प्रोहिबिशन पॉलिसी का एक कंट्रीब्यूशन है, खास करके महिलाओं के लिए। और दूसरे राज्य से लोग आते हैं तो ये बात कबूल भी करते हैं कि हमें अहमदाबाद अच्छा लगा क्योंकि यहाँ महिलाएं सेफ है। तो नहीं लगता है कि महिलाएं सेफ है, वो अपने आप तो सेफ नहीं है कि कोई पुलिस ज़्यादा फोर्स में ज़्यादा तादाद में है या पुलिस वेरी प्रोएक्टिव है या पूरा ये है, ऐसा तो नहीं है। एक सोशल एनवायरनमेंट ऐसा है और एक सोशल वैल्यू के रूप में आया है। प्रोहिबिशन अच्छी चीज़ है, प्रोहिबिशन मतलब कुछ भी एडिक्शन बुरी चीज़ है, वो हम सुनते सुनते बड़े हुए और इसके कारण लोग उसकी और अट्रैक्ट भी नहीं हुए। अभी जो बात बोल रहे हैं उसमें दूसरे इकोनॉमिक क्राइसिस को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। लोग क्यों जाते हैं एडिक्शन की ओर? टू फॉरगेट देयर सफरिंग। हम लोग जो पुश टू द एडिक्शन है उनके लिए हमारी सिंपैथी है, हम जानते हैं। हम उनको गाली देने का मतलब काम नहीं है हमारा, पर डी एडिक्शन सेंटर में उनका वो एडिक्शन को छोड़वा सकते हैं, वो भी एक साइंस है, उसको भी हम स्वीकारते हैं। तो क्यों जा रहे हैं उसको नहीं हम जानना चाहते। जो दूसरे लोग हैं फॉर ओनली फॉर एन्जॉयमेंट, वो जो तिलन साहब बोले कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ड्रग्स को अलाउ कर रहे हैं, तो क्या हम करते? जो परवर्जन है, जो ये पूरा वायोलेशन ऑफ सोशल पीस को ये कर रहे हैं, उसको हम अलाउ करेंगे? और किसको पूछ रहे हैं आप लोग? और ये सर्वे जो है वो रैंडम सर्वे है। मैं सॉरी टू से रैंडम सर्वे पे हम डिपेंड नहीं कर सकते। ऐसे तो गुजरात का लीडिंग न्यूज़पेपर ने भी सर्वे किया और उसका जो आया है उसका जजमेंट, उसमें 65% ऑफ वीमेन आर अगेंस्ट दिस रिलैक्सेशन। वो भी बात बाहर आ नहीं रहा है, वो बात भी नोटिस करने वाली बात। और उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो वो एडिटर ने उसको रिलीज़ किया था और मैंने सुना था, वो प्रिंट मीडिया में नहीं आया, बहुत दुख की बात है। पर उसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये थी कि 18 to 25 ईयर्स का जो यूथ है वो ये रिलैक्सेशन के खिलाफ है। ये अच्छी बात है, हम सिर्फ निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो 18 से 25 साल के बच्चे जो थे जब छोटे, तब उन्होंने देखा है कि ये कैसा घर में माहौल था, ये दारू पीने के कारण कैसा घर में माहौल बिगड़ जाता है, उनकी लाइफ कैसे डिस्ट्रॉय होती है, उसके वो विटनेस है, इसलिए वो खिलाफ है। तो ये सर्वे दो तरह के हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपना टीआरपी को ये करने के लिए करते हैं इंस्टेंट, ऑफ कोर्स रैंडम सर्वे है। ये जो प्रिंट मीडिया की जो मैं बात कर रही हूँ वो भी रैंडम सर्वे ही है। फिर भी वो उसमें जो बात आई है कि 65% ऑफ वीमेन आर अगेंस्ट दिस रिलैक्सेशन, जो हमारे लिए बहुत तसल्ली की बात है। और इसलिए हम लोग अभी सिग्नेचर कैंपेन कर रहे हैं और बहुत लोग रिस्पांस दे रहे हैं। वहाँ तक कि पुलिस फोर्स में सब लोग बोल रहे बहन आप अच्छा कर रहे हैं। ऐसा एक गवर्नमेंट ने गलती किया है, वो तो बोल नहीं सकते, डिस्क्लोज नहीं कर सकते अपनी आइडेंटिटी। और मैं वो भी बात बताऊं कि हम अहमदाबाद में डेमोन्स्ट्रेशन भी कर पाए, पुलिस ने परमिशन भी दिया, क्योंकि हमने बोला लॉ ऑफ द लैंड है प्रोहिबिशन पॉलिसी, उसका इम्प्लीमेंटेशन करो, बस हम तो वही डिमांड कर रहे हैं। और वी आर अगेंस्ट दिस रिलैक्सेशन, तो वो कैसे, हमें कैसे मना करेंगे? और जो कृषि मंत्री बोले कि इससे कोई बहुत बड़ा ये नहीं होने वाला है, तो उनके गांव जाके देखे कि कितना बड़ा आग फटेगा। वो उन पे नहीं फटेगा, महिलाओं पे फटेगा। तो देखिए पेट्रियार्कल सोसाइटी में महिलाओं की बात नहीं सुनी जाती। पेट्रियार्कल सोसाइटी का वो भी वैल्यू है कि पावर में जो बोलेगा वो सही होगा, उसको ही मानना होगा, वो द लास्ट ट्रूथ है, वो भी गलत है। हम उस सब के खिलाफ हैं, हम पेट्रियार्कल सोसाइटी की वैल्यू सिस्टम के खिलाफ हैं। और हम लोग खास करके जो महिला है इससे पीड़ित है,
अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के हर गांव में आज महिलाएं उसके लिए आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। तो नशाबंदी मंडल और ये सब लोग नहीं अप टू द मार्क काम कर पाए, हमारे लिए बड़ी दुख की बात है, पर हमें हार नहीं माननी है। हम क्यों ये करेंगे? और एडिक्शन कौन सी अच्छी चीज़ है वो तो बताइए। कोई भी एडिक्शन कौन सी अच्छी चीज़ है? कोई स्मोकिंग करता है तो हम क्या इनकरेज करेंगे? कोई भी तो बोलेगा ना। कोई कल जहर बेचेगा, गवर्नमेंट बोलेगा कि हमें लॉस होता है रेवेन्यू का, तो हम क्या बेचने देंगे जहर को? हम बोलेंगे कि रेवेन्यू नहीं चाहिए। और ये बात भी गलत है, गुजरात में सेल्स टैक्स 25% था जब प्रोहिबिशन पॉलिसी का स्ट्रिक्ट, जीएसटी के पहले की बात बोल रहे हैं। और हु हैज़ अपोज सेल्स टैक्स 25% का? किसी ने अपोज नहीं किया। कोई भी जो टैक्स देने वाले लोगों ने अपोज नहीं किया। लोगों ने भी टैक्स दिया और व्यापार करने वालों ने भी दिया। तो ये बहुत पूरा एक माहौल जानबूझ के प्लांट किया जा रहा है कि ये लोगों का राय है, लोग ये कर रहे हैं। हमने कंटोडियावास में जो हुआ उसके बाद रैली वहाँ से निकाली थी। हमारे साथ आज चुनी दादा और इलाबेन नहीं है, पर वो रैली हमने निकाली थी। और मैं, इलाबेन और दमयंती बहन, तीनों लोग वो लट्ठा कांड में जो लोग शिकार हुए थे सबके घर गए थे। और उसमें मारे इसलिए गए, उसमें भी गवर्नमेंट की लापरवाही थी कि एंटीडोट नहीं था हॉस्पिटल में। होना तो चाहिए। ये क्या है कि प्रोहिबिशन पॉलिसी है तो एंटीडोट नहीं रहेगा? जो भोपाल के हाल हुए थे ऐसे ही एंटीडोट नहीं यूज़ किया गया, इसलिए लोग मारे गए। एंटीडोट रखना होगा, तो इसलिए मारे गए थे ज़्यादा लोग, क्योंकि म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में एंटीडोट मेडिसिन नहीं अवेलेबल थी। ये सब वीकनेसेस हमें देखनी है। हमें गवर्नमेंट को ठीक से समझना है और उनको पकड़ना है। उनकी राय क्या है? उनकी राय आपके लिबर्टी है, आप परमिट लेके पियो ना भाई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रोसेस है फॉलो करो और ये करो। आप मेडिकल ग्राउंड पे है परमिट, मुझे कोई एतराज़ नहीं। उसका मतलब कि आप सिक है तो आई हैव द सिंपैथी फॉर योर सिकनेस। पर सबको सिक बनाना चाहते हैं आप लोग? कोई हेल्दी सोसाइटी चाहिए कि हमें कोई रोगी सोसाइटी चाहिए? हमें हेल्दी सोसाइटी चाहिए। और हेल्दी सोसाइटी में कोई भी नॉर्मल कोई भी इंसान एडिक्शन में नहीं जाएगा। हाँ, मजबूरी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है। यूथ का जो आज कल्चर की बात है, क्योंकि दे आर वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड। इतना टेंस, मतलब उनका टेंशन है लाइफ में, क्योंकि टारगेट अचीव करना है, वो करना है, नौकरी नहीं है। कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है गुजरात में। सुसाइड केस तो देखिए आप लोग, वो नहीं हमें दिख रहा है। लट्ठा कांड के डेथ दिख रहे हैं, सुसाइड के डेथ तो देखिए। एवरीडे 4 लोग मर रहे हैं गुजरात में, तो वो नहीं है चिंता की बात हमारे लिए। ये रेशन का अनाज खाना 3 करोड़ लोगों के लिए वो चिंता की बात नहीं है। सिर्फ लट्ठा कांड हो रहा है, वो हो रहा है, इसलिए प्रोहिबिशन पॉलिसी ये करने। और मेरा लिबर्टी, आप लिबर्टी रखिए अपने पास। इफ़ योर लिबर्टी एंडेंजर माई सेफ्टी देन आई वोंट अलाउ। आपकी लिबर्टी मेरी सेफ्टी को एंडेंजर करेगी तो मैं नहीं ये करूँगी, आई विल प्रोटेस्ट। तो आपकी लिबर्टी के खिलाफ हम नहीं हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट भी ठीक नहीं है कि हमारी लिबर्टी, हमारी ये ठीक है आपकी लिबर्टी, पर लिबर्टी पे कुछ है तो होते हैं। तो जो सोशल नॉर्म्स है, जो एक डेवलप्ड और हेल्दी सोसाइटी में होते, उसको हम गिराना चाहते हैं कि ऊपर उठाना चाहते हैं, वो हमें तय करना है। गांधी जी का नाम दे, सरदार साहब का नाम दे या ना दे, हमें खुद को जज करना है कि हमें कैसी सोसाइटी चाहिए। और वीमेन की राय लेना बहुत ज़रूरी है, जो गवर्नमेंट ने जरा भी नहीं ली है। वो हमारा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है। उन्होंने कोई राय नहीं ली। अगले दिन तो मिनिस्टर बोल रहे स्पोक्स पर्सन कि ऐसा कोई बात ही नहीं है कि रिलैक्सेशन है, और ही वॉज टोटली अनअवेयर। और फिर स्टोरी आई कि पीके मिश्रा जी आए और उन्होंने किया। वाह भाई वाह, मतलब मिश्रा साहब तय करेंगे हमारे गुजरात का क्या होगा सोशल लाइफ। दे विल डिसाइड, देन वी विल नॉट अलाउ देम टू डिसाइड, वी विल डिसाइड। ये बात है, ये हमारा स्पिरिट है। प्रोविज़न कोई रिलैक्सेशन या एक्सेप्शन हो सकता है, पर नॉर्मल जनरल रूल में नहीं, क्योंकि उससे बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्शन इन सोशल लाइफ है। ये बात को याद रखिए। और आप भूलिए मत, अमेरिका में भी टेम्परेंस मूवमेंट करनी पड़ी थी, रशिया में भी करना, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ठप हो गया था। पीपल वर नॉट गोइंग टू वर्क, इतना एडिक्शन बढ़ गया। वहाँ तक कि रशिया में चर्च ने इनिशिएटिव लिया था। आप हिस्ट्री देख लीजिए भाई साहब। ये टेम्परेंस मूवमेंट बहुत बड़ा चैप्टर है अमेरिका की हिस्ट्री में, करना पड़ा था। हम क्या ऐसे लोग चाहते एडिक्शन में रहे और कुछ भी ना सोच पाए?
इंसान बनाना चाहते हैं कि पशु बनाना चाहते हैं? इतने रेप केसेस इतना ये हो रहा है फिर भी हम चाहते हैं? अगर इंसान एडिक्शन करता है तो हमें पता है, इतना मिनिमम पता है। क्या अमेरिका में अलाउड है ड्राइविंग करना? कहीं पे है अलाउड? यहाँ भी नहीं है, कहीं पे नहीं हो सकता है, कहीं पे नहीं हो सकता है। वही बात है, मतलब सबको पता है, दैट इज साइंटिफिक ट्रूथ, एवरीबडी नोज कि आफ्टर ड्रिंकिंग आपका रहता नहीं है जजमेंट ठीक एज अ ह्यूमन बीइंग। ये बात प्रूव्ड है। अभी और कौन सा प्रूफ चाहिए आप लोगों को? तो प्लीज़ काइंडली कंसीडर ये वीमेंस पर्सपेक्टिव को ये कीजिए। कभी नहीं माना जाता है, कभी नहीं पूछा जाता है, कभी वो पर्सपेक्टिव में नहीं देखा जाता है। सिर्फ पेट्रियार्कल सोसाइटी की वो पुरानी बातें की जाती है। हर रोज़ ये सुनने को मिलता है, वहाँ पीते, वहाँ बेचते, महिलाएं करती है, वो करती है। इट इज़ एन एक्सेप्शन, नॉट अ नॉर्मल। हम ये बात को क्यों नहीं ये कर रहे? तो प्लीज़ आप सब लोग, हमारा ये है, हम लोग आपके मतलब इसको नहीं ये कर रहे, पर कंसीडर कीजिए कि महिलाओं की क्या राय है, उन पे क्या बीत रही है। जो इकोनॉमिकली हायर स्टेटा के लोग हैं, क्या वहाँ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता है तिलन साहब? क्या सिर्फ गांव मजदूर के घर में ही डोमेस्टिक वायलेंस होता है? हर घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, और कोरोना में हाईएस्ट डोमेस्टिक वायलेंस वर्ल्ड ओवर हुआ है। तो और चाहिए हमें डोमेस्टिक वायलेंस? महिला सबसे वीकेस्ट है, बच्चा और महिला, सब लोग उनको ये करते हैं। तो अभी तो हमें भाई आवाज़ उठाने दीजिए, हमें बोलने दीजिए, और आप ज़रा सुनिएगा, थोड़ा सब्र कीजिएगा कि हमारी बात सुनी जाए। सिर्फ आपकी ही बात सुनी जाएगी और आप ही बोलो वही सही है। इनकम का लॉस हो गया, कौन सा लॉस हो गया? कितना करोड़? गुजरात स्टेट का बजट क्या है? उसके सामने लॉस क्या है? कुछ भी नहीं है। और ये तो सोशल इन्वेस्टमेंट है। कैपिटलिस्ट सिस्टम का मिनिमम लॉजिक भी नहीं आता, मिनिमम इकोनॉमिक लॉ नहीं पता है हमें, और आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। सॉरी, मैं बहुत थोड़ा लूज़ किया मेरा टेम्परामेंट, पर मुझे बहुत बुरा लगा। ये ऐसी आर्ग्यूमेंट ठीक नहीं है। वीमेंस पर्सपेक्टिव से देखिए, इट्स अ सोशल इन्वेस्टमेंट, और इंडस्ट्रियल पीस और सोशल पीस में प्रोहिबिशन पॉलिसी का बहुत बड़ा योगदान है, वो भूलिएगा मत। धन्यवाद। ये मैं 2 बार तो जो लोग जापानी भाषा समझते हैं उनको गुजराती में समझाना कठिन है। जरा लाउड से बोलिए। जो लोग गुजराती जापानी भाषा समझते हैं उनके सामने हम गुजराती में बात करेंगे तो नहीं समझेंगे। मैं एक डिबेट में था, एक साधु, वो चर्चा करने वाले एक साधु थे, उन्हें सवाल किया गया कि भी शिव जी भी भांग पीते थे। उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि हमारे यहाँ कितने कई व्यसन ऐसे हैं जो प्राकृतिक है, गांजा है, भांग है, लेकिन ये जो है शराब, ये तो हमारा सामाजिक पाप और सामाजिक व्यसन है, ये प्राकृतिक व्यसन नहीं है। दूसरी बात, एक जो चर्चा में भाग लेने वाला था, उन्होंने कहा कि हम तो, मैं पीता नहीं हूँ कभी, मेरे खानदान में कोई पीता नहीं है, फिर भी मैं आंदोलन करने वाला हूँ ये प्रोहिबिशन हटाने के लिए। तो मैंने कहा कि आप बाहर निकल के आंदोलन कीजिए, जिस तरह को लोग बोलते हैं घटानी चाहिए। एक भी आदमी आपके साथ नहीं आएगा पब्लिकली, क्योंकि गुजरात में ये अस्मिता का प्रश्न है, गुजरात की संस्कृति का प्रश्न है। सिर्फ उनको आर्थिक लेवल से कि कोई औद्योगिक विकास से मत जोड़िए। गुजरात में कोई आदमी आप प्रोहिबिशन के खिलाफ आंदोलन, उनके फेवर में आंदोलन करे, कोई नहीं आएगा। उनके खिलाफ हो या ना हो ये बात अलग है, लेकिन पब्लिकली कोई साथ में नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि उनको भी, हमारे वहाँ तो बेटी भी नहीं देते थे। जो दामाद जिसको लड़का पीता वो, उनको कोई लड़की भी, आज भी एक लड़की पीने वाला के लड़की नहीं देते पीने वाले को। दूसरी बात, ये मैंने कहा मूल बात जो है इम्प्लीमेंटेशन की, सरकार ने किया कि कॉलेज और शैक्षणिक संस्था के आसपास जो पान निकल रहे हैं 100 मीटर में सभी जगह मिल रहे हैं मसाले फसाले जो पान के, तो ये तो सरकार इम्प्लीमेंट कर सकती है। जो नल गिफ्ट सिटी का नियम बनाया है कि, तो नियम का जो 64 साल से हम अमल नहीं करवा, किसी भी पक्ष की सरकार हो, एक पक्ष की, एक मुख्यमंत्री की बात नहीं करता, कोई भी सरकार हो, लेकिन उनका अमल नहीं हुआ है, तो अब एक जगह पे आप कैसे करवाओगे? ये भी एक प्रश्न है। और दूसरा, जो कुमारप्पा ने अपनी किताब में गांधी जी कुछ विचार लिखे हैं, मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि भिन्न भिन्न धर्मों ने शराब के बारे में क्या कहा है। यहूदियों के बारे में, क्रिश्चियन के बारे में, हिंदुओं के बारे में, इस्लाम ने
क्या क्या शराब के खिलाफ किया है। ये प्रचार के लिए बहुत अच्छा है, वो कुमार पाकी की किताब में है। दूसरा उन्हें अंत एक बात अच्छी की है कि गांधी जी मानते थे कि कानून के उपरांत आंतरिक प्रेरणा भी बहुत जरूरी है नहीं पीने की। जो हम बोलते हैं स्वयं सुधारना की बात बोलते हैं, क्योंकि कानून तो है, कानून चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा तो आंतरिक स्फूर्णा होनी चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए, हमें नहीं चाहिए।